एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाला जो था वो सब हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, कि इम्यूनिटी का दो पार्ट्स होता है, दो टाइप्स होता है, एक इनैट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले वाले वीडियो में हम इनैट इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो को देखने से पहले आप वो इसके पहले वाले सारे वीडियो देख लें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जहां हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीपी, नोट्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट जेई बेसिस के, बोर्ड्स के, कोई भी कुछ भी हो, सारे से रिलेटेड हम वहाँ शेयर करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। चलते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए हमको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इसमें शॉर्टकट एनसीईआरटी में तो ऐसे भी छोटा छोटा लाइन में ही बहुत सारा बात कह देता है, इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा हमको और डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन पहले एक बार जो दिया हुआ है लाइन वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज ए पैथोजेनिक स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्या बोल रहा है? मेमोरी। मेमोरी मतलब जो याद रखता हो, ठीक है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स पैथोजेन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स which is of low intensity, ठीक है। Subsequently encountered with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। सेकेंडरी का ही ये दूसरा नाम है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है ना, कि अगर कोई भी हमारे बॉडी में, जैसे कोई भी पैथोजन अगर पहली बार अटैक करता है ना, जब पहली बार अटैक करता है तो हमारा शरीर उतना उस पर काम नहीं कर पाता है। तो जैसे अगर कोई भी ऐसा पैथोजन जो अटैक किया है पहली बार, तो हम लोग कमज़ोर होने लगेंगे, फीवर हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस बार जो है, तो क्या जो पैथोजेन इस बार इंटर किया हमारे शरीर में, उसको हमारा जो वो क्या बोल रहा है, मेमोरी, मतलब कि वो इस बार याद रखा। अगर फिर यही पैथोजेन अगर दूसरी बार हमारे बॉडी में आएगा ना, तो उससे अच्छा से लड़ पाएगा और उसको पैथोजेन को मार सकता है, उसके साथ अच्छा से लड़ सकता है, और हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। कम बीमार पड़ेंगे, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि पहली बार आया, तो उसको हमारा शरीर नहीं जानता था, तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, फीवर हो गया, बीमार हम लोग होने लगे। तो क्या होता है ये, कि जब पहली बार आया तब तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब सेकेंड बार वही द सेम पैथोजेन इंटर इन आवर बॉडी, अगर वही सेम पैथोजेन अगर हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। और जब सेकेंड बार वही द सेम पैथोजेन इंटर करेगा ना, तो हमारा बॉडी उससे लड़ सकेगा, ठीक है। तो जैसे कि इससे आप एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लीजिए आपका फ्रेंडशिप हुआ किसी के साथ भी, ठीक है। पहली बार आपका फ्रेंडशिप हुआ है, तो अच्छा खासा दोस्ती आपसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में अगर वो आपको छोड़कर चला गया, चली गई, कोई भी हो, आपको मतलब छोड़कर चली गई, तो क्या होगा कि आपका क्या हो, आप उसको याद रखिएगा, जो आपके साथ घटना घटित हुआ वो आप उसको याद रखिएगा, याद रखिएगा ना। और अगला बार वही गलती को दोबारा आप नहीं कीजिएगा। करने से पहले अगर वैसा कुछ हुआ भी तो आप सतर्क रहिएगा, अपना प्रिकॉशन, अपना सेफ्टी, कि आपको क्या करना है, कितने हद तक क्या करना है, वो आपको पता रहेगा। तो वही यहाँ ये भी कि जब पैथोजन पहली बार इंटर करता है ना, तो हमारा बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक, और हम लोग बीमार पड़ जाते। लेकिन वही द सेम पैथोजन अगर दूसरा बार इंटर करता है तो हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि मेमोरी ये याद करके रखता है कि यही पैथोजन पिछला बार मेरे शरीर के अंदर आया था, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम
इसी पे समझने के लिए एक पेज में हम लिखे हैं, वो आपको हम दिखाते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं उस पेज पे। हम बताए थे वहाँ जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा था, तो हम क्या बताए थे कि हम आपको समझाते हैं, उसको एक पेज में हम लिख लें क्या क्या उसमें मेन पॉइंट है, और वो आपको अब हम समझाएंगे। तो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या याद रखना है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये मेमोरी है, इसमें क्या होता है ना, कोई भी पैथोजेन हमारे बॉडी में इंटर करता ना, सेल जाता तो उसको वो याद रखता है, ठीक है, वो भूलता नहीं है। और जो पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया है उसको तुरंत याद आ जाता है कि हाँ ये बॉडी पहली बार भी इंटर किया, तब सेकेंड बार भी ये वही पैथोजन इंटर करे या कुछ, इसलिए इसको स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? स्पेसिफिक है, ठीक है। मेमोरी हो गया, इट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, और जो सेल हो गया वो हो गया बी मेमोरी और टी मेमोरी, दो टाइप का हो गया। उसके बाद जो अब है, उसके बाद है पैथोजेन इंटर इनटू आवर बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम। क्या कर रहा है? हमारे बॉडी में जो फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। तो जब फर्स्ट टाइम इंटर करेगा तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, हम लोग को फीवर हो जाएगा, हम लोग थोड़ा वीकनेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि बी सेल और टी सेल जो है, इस बी सेल का एक हो जाएगा बी प्लाज्मा सेल और एक हो जाएगा बी मेमोरी सेल, और टी सेल में हो जाएगा टी हेल्पर, टी किलर और टी मेमोरी सेल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका टी सेल का, ठीक है। तो अब क्या है, ये बी प्लाज्मा सेल क्या करता है ना, बी प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करेगा? एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि जो पैथोजेन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम अगर इंटर करेगा तो हम लोग को तो फीवर लग जाएगा, लेकिन वही जब सेम पैथोजेन हमारे बॉडी में आता है तो क्या होता है? नो सिकनेस नो फीवर, ना कोई बीमारी होगा, ना हम लोग को फीवर होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो बी मेमोरी और टी मेमोरी सेल है, तो इसमें बी प्लाज्मा सेल, उसको पता है, उस एंटीबॉडी जब फर्स्ट टाइम वो इंटर किया था, जिसको पता था कि ये पैथोजेन अंदर आ रहा, तो कौन सा एंटीबॉडी इसके लिए चाहिए, तो यहाँ बना हुआ वो जान गया कि हाँ पहली बार भी यही आया था, दूसरी बार भी यही आया, तो उसके लिए तुरंत एंटीबॉडी दे के वो ख़त्म उसको कर देगा और हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा था क्या जो हम अभी लाइन पढ़े थे ना एनसीईआरटी में, उसी के बारे में था। तो उसका अब अगला पैराग्राफ क्या है वो हम पढ़ते हैं, उसको भी फिर अगर उसमें समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे इसी टाइप में समझेंगे। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप धीरे धीरे पॉज वीडियो कर करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में देखने में, और कभी कभी देखिएगा, याद रखने के लिए, कभी कभी रिकैप करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पैराग्राफ। एक हम नोट्स भी बना लिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ इसका नोट्स भी बन गया, जो हम आपको दिखा दिए उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appear टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर, ठीक है, जो अभी बताएं वही लिखा हुआ है। अब आते हैं अगले में क्या लिखा हुआ है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्या होता है? दो टाइप का लिम्फोसाइट है हमारे बॉडी में, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। और देखते हैं और आगे क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी, बोल रहा है द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेन इन टू आवर बॉडी टू फाइट विद देम, ठीक है। प्रोटीन आर्मी ऑफ प्रोटीन, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी ब्लड पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है। तो अब जो है यहाँ दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, और ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है? एंटीबॉडीज। द प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी। अब जो यहाँ लिखा है द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस देम, ठीक है।
टी सेल जो वो खुद नहीं प्रोड्यूस करता एंटीबॉडी, उसको बी सेल जो वो हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, 2 a small called light chain and the 2 longer called heavy chain। जितना भी लाइन है पर उसको ध्यान में रखिएगा, उसको फिर आगे हम रफ डायग्राम के मतलब जैसे उसका पॉइंट लिख लिख के फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, 2 a small called light chain and 2 longer called heavy chain, ठीक है। लाइट चेन हो गया और क्या हो गया, हैवी चेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उसके बाद फिर और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, H2 और L2, ठीक है। इसको याद रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी लाइक IgA, IgM, IgE। तो इसको पर जो इतना जो हम पढ़े हैं हैवी चेन तक, उसको पहले हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो है पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। तो उसमें देखते हैं क्या है, रफ डायग्राम मतलब ये जो है वेरिएबल कंपोनेंट स्पेसिफिक फॉर ईच पैथोजन। क्या बोल रहे हैं इसमें, स्पेसिफिक फॉर ईच पैथोजन। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मेरे शरीर के अंदर मतलब बोल रहा है ना कि जितना पैथोजन है उतना ही क्या रहेगा, एंटीबॉडी रहेगा, ठीक ना। ये नहीं कि एक ही एंटीबॉडी सब के लिए लड़ेगा, जितना पैथोजन रहेगा सब के लिए सिंगल सिंगल होता है। अगर 15,000 है, अगर लिखा मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर 15,000 है तो आपका 15,000 एंटीबॉडी भी रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा, 15,000 रहेगा, ठीक है। तो इसमें और क्या लिखा है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा लाइट चेन तक। जो कि और एक बात और याद रखना है इसमें कि हर पैथोजेन मतलब जितना भी पैथोजेन है उसका अपना एंटीबॉडी होता है, ठीक है। जितना भी पैथोजेन है उसका अपना एंटीबॉडी होता है। कहने का मतलब वो हम यही कह रहे थे कि अगर मेरे पास 10 पैथोजेन है ना, हमारे शरीर में 10 पैथोजेन है तो उसका 10 एंटीबॉडी भी रहेगा। क्या रहेगा, 10 एंटीबॉडी भी रहेगा, ठीक है। 15 है तो 15 रहेगा, 16 है तो 16 रहेगा, 20 है तो 20 रहेगा, लेकिन 1000 है तो 1000 रहेगा, लेकिन सेम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद जो है और याद रखना क्या होता है इसका, H2L2 हैवी चेन और लाइट चेन, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आगे बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसके बाद जो बोल रहा है क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इनटू आवर बॉडी लाइक IgA, IgM, IgE, IgG और एक और होता है IgD जो यहाँ नहीं मेंशन्ड है लेकिन उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा था कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर। ये जो यहाँ दिया हुआ है ना एंटीबॉडी का, इसको कार्टूनी फिगर बोला है NCERT, ठीक है। बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, ठीक है। कहाँ फाउंड होता है, ब्लड में। द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दिस इज़ वन ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CMI भी बोलते हैं। द T lymphocyte mediated CMI very often when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation in the only remedy to enable the patient to live a normal life then मतलब इसमें क्या बोल रहा है ना, इस पूरा को ये समझिए आप कि ये बोल रहा है इसमें याद रखना सेल में मतलब कि जब ट्रांसप्लांट होता है, आपको पता जैसे हम लोग का अगर किडनी खराब हो जाता है तो उसके लिए दूसरा किडनी लाते हैं और उसको हमारे बॉडी में सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप
को पता होना चाहिए कि वो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो सेट हो सकता, वरना वो सेट हमारे बॉडी में नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि बोला जैसे कि आई लीवर किडनी फेल टू सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसप्लांट, हमारा बॉडी अगर वो नहीं सेम रहता है तो वो रिजेक्ट कर देता है उसको हमारा बॉडी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हो गया, यहाँ तक तो समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं बोलना चाह रहा है। और जो ये है इसमें कि जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें 16 डाई सल्फाइड लिंकेज, इसमें ना डाई सल्फाइड लिंकेज कितना होता है 16, इस पूरे स्ट्रक्चर में डाई सल्फाइड लिंकेज जो है 16 होता है, ठीक ना। डाई सल्फाइड लिंकेज कितना होगा 16, याद रखना है, डाई सल्फाइड लिंकेज 16 होता है, ठीक है। और इस इम्यूनोग्लोब्यूलिन आईजी, ठीक है, क्या है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, याद रखना ये क्या हो गया प्रोटीन से बना है, ठीक ना, क्या है प्रोटीन से बना है। तो और स्ट्रक्चर याद रखना H2। और एक बात और याद रखना, जितना भी पैथोजेन है हर पैथोजेन की अपनी एंटीबॉडी विच बाइंड विद एंटीजेन कॉल्ड पैराटोप, ठीक है। जितना भी पैथोजेन उसका अपनी एंटीबॉडी होती है, अपना एंटीबॉडी होता है और वो बाइंड करता है एंटीजेन से, जो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजेन, उसको बोलते हैं पैराटोप, क्या बोलते हैं पैराटोप। और जो एंटीजेन बाइंड करता है एंटीबॉडी से उसको बोलते हैं इपीटोप, ठीक है, इपीटोप, ठीक है। और बाकी और हम समझाते हैं आपको नोट्स के टाइप को, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, जो आपको रिकैप करने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो चलिए उस पर चलते हैं जिसमें हमको समझाना है आपको, चलिए वहाँ बोले थे कि इसका स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन करते हैं अच्छे से। तो ये आपका नोट टाइप में भी हो जाएगा कि इसमें आप इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं और कभी हुआ तो आप देख देख कर इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट टाइप हो जाएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ जो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया है वो शॉर्ट नोट टाइप में आपका हो जाएगा। देखते हैं ये क्या है, वेरिएबल कंपोनेंट, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वो सब के बारे में भी ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया वेरिएबल कंपोनेंट हो गया। स्पेसिफिक फॉर ईच पैथोजेन, ये क्या है जितना भी पैथोजेन है ना उसके लिए स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक पैथोजेन है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार है, ठीक है। तो इसलिए जितना भी पैथोजन होता है ना उसके लिए अपना अलग एंटीबॉडी रहता है, ठीक है ना। अगर 15 पैथोजन है तो उसके लिए 15 एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है। और जो इसमें बोल रहा है जितना भी पैथोजन है उसका अपना एंटीबॉडी होता है, और विच बाइंड्स विद एंटीजन, ये जो एंटीबॉडी है ये बाइंड करता है किसके साथ एंटीजन के साथ, इसको क्या बोलते हैं पैराटोप, ये वर्ड है सब याद रखिएगा, ठीक है। और द पार्ट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद एंटीबॉडी, और जो एंटीजन का पार्ट है और वो एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं इपीटोप बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जो उसका स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रक्चर में आपको वहाँ दिखाए थे कि वहाँ पे क्या था, एक हैवी चेन था और एक लाइट चेन था, तो उसको डिनोट हम लोग करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है H2L2, क्या है उसके लिए फॉर्मूला H2L2, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या है IG इम्यूनोग्लोब्यूलिन, क्या है समझिए कि ये प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें जो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है वो कितना होता है 16 होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ हमारे बुक में उसी का सारा ये हम लिखवा दिए अलग से, ये नोट्स टाइप याद रहेगा, जब भी देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज कितना होगा 16 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो उसके आगे वाले लाइन हम लोग जो पढ़े थे जिसमें IgG IgA IgM ये सब पढ़े थे, तो उसी के बारे में यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी
जो हम पढ़े थे उसी का पूरा स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ, कितना उसमें पैराटॉप होता है, कितना कंपोजिशन होता है। तो आईजीजी जो है इसका स्ट्रक्चर ये, इसका कंपोजिशन जो होता है 70 to 75%, और इसमें पैराटॉप जो होता है वो 2 होता है। पैराटॉप 2 कैसे हुआ, तो एक यहाँ पे देखिए, एक ये और एक ये, 2 हो गया इसमें पैराटॉप। फिर आईजीए में कितना हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। फिर आईजीएम में उसी तरीके से जोड़ लेना, कितना हो जाएगा, तो इसमें 10 हो गया। आईजीडी में हो जाएगा 2, यहाँ देखिए कि यहाँ और एक यहाँ। उसके बाद फिर आईजीई में, तो उसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 हो गया। सारा कंपोजिशन दिया हुआ, स्ट्रक्चर दिया, पैरा और इसका दिया हुआ है, ठीक है। पैराटॉप ये सब आपको याद रखना, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है क्या, आता ही है। और अब जो उसका क्या था फंक्शन, जो उस सब का था आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, ये सब जो था ना, अब इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आईजीजी जो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, और प्लासेंटा को क्रॉस करता है। दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लासेंटा, ठीक है। ये एक एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। उसके बाद है व्हेन एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लासेंटा रीचेस टू द फिटस, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लासेंटा एंड रीचेस टू द फिटस, प्लासेंटा को क्रॉस करके कहाँ जाता है, फिटस में, उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद एक्टिवेट कंप्लीमेंट सेगमेंट। उसके बाद फिर आईजीए में आते हैं, तो ये कोलोस्ट्रॉम में होता है। फिर ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ऑल्सो प्रेजेंट इन टीयर एंड स्लाइवा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टीयर और स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद फिर है, हो गया यहाँ ऑल्सो प्रेजेंट इन टीयर एंड स्लाइवा हो गया। उसके बाद फिर आईजीएम, ये जो है ना लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट एनी पैथोजेन, ठीक है। ये लार्जेस्ट, आईजीएम याद रखना है कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, और फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट एनी पैथोजेन, ठीक है। उसके बाद आईजीडी में आते हैं, तो आईजीडी में क्या है, आईजीडी में हेल्प इन मैच्यूरेशन ऑफ अदर एंटीबॉडी, ठीक है, याद रखना, मैच्यूरेशन ऑफ अदर एंटीबॉडी। उसके बाद है आईजीई, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, किस चीज़ के लिए, एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। इसका भी 2 पॉइंट है, ये सबको याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। फिर आगे चलते हैं। अब ये जो यहाँ मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल, ये सब क्या है, तो ये जो 20 सेल यहाँ है ना, जो हम लोग जो एनसीईआरटी के लाइन में पढ़े थे, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पढ़े थे, उसको हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये क्या, तो ये गवर्न होता है बी सेल से, ठीक है। ये जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दिस इज गवर्नड बाय बी सेल, ओके। तो ये बी सेल है। अब यहाँ जो है बी सेल मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल, ठीक है। तो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हाइब्रिडोमा मतलब क्या होता है, यूज टू ऑब्टेन मोनोक्लोनल, मतलब सिंगल, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, इसमें मोनोक्लोनल कोई सिंगल एक एंटीबॉडी को, मतलब जैसे कि हम समझाते हैं, अगर किसी को भी कोई एक बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसमें 1000 एंटीबॉडी थोड़ी ना डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें हम एक ही एंटीबॉडी डालेंगे, तो इसी के लिए हम लोग हाइब्रिडोमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोनोक्लोनल हो गया सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और पॉलीक्लोनल हो गया मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और हमारा ब्लड किस में पाया जाता है, तो वो है पॉलीक्लोनल, ठीक है ना, वो पॉलीक्लोनल में होता है। और जो हाइब्रिडोमा के बारे में वही पढ़ेंगे जो ऑलवेज यूज टू ऑब्टेन मोनोक्लोनल। यहाँ फिर आगे क्या करेंगे,
जो बी सेल है और माइलोमा सेल है, ठीक है, ये माइलोमो सेल जो है ये कैंसरस सेल है और इसका काम क्या है, डिवाइड करना, ठीक है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ बी सेल को और माइलोमो सेल को मिला देंगे, ठीक है, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है तो उससे क्या हो जाएगा कि एक एंटीबॉडी डिवाइड करने का काम करता है तो डिवाइड ही करेगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी के बुक में दिया होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दिया हुआ था, तो ये क्या करता है, इसमें जो पहला है टी हेल्पर सेल, ये पैथोजेन को मरवाता है, खुद नहीं मारता, वो मरवाता है किसी और से, ठीक ना, टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एपीसी, एपीसी का फुल फॉर्म होगा एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। और ये क्या करता है, ये यहाँ पर ये बीच में दिया हुआ एंटीजेन और ये जो है, एक मिनट अच्छे से बताते, ये जो है ये वाला ये है MHC, ये जो है एंटीजेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये अंदर ना खुद ये जो एपीसी ये खुद नहीं मारेगा, ठीक ना, इसके अंदर जो पैथोजेन चला गया तो ये खुद नहीं मारेगा, अभी किसी के द्वारा ये मरवाएगा, ठीक है। तो अब ये सोच रहा है कि अभी क्या करेगा, किसको अपने हेल्प के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा कि CD4 इसमें यूज होता है, तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल है जिसमें CD4 रिसेप्टर प्रेजेंटिंग टी हेल्पर इज CD4, टी हेल्पर में जो रिसेप्टर होता है CD4, तो इससे इसको क्या इन्फॉर्म, इसको पता चल गया कि यहाँ पैथोजेन है, इसको मारना है यहाँ पे। तो अब टी हेल्पर सेल के पास क्या होता है ना, दो तरीका होता है पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है। उसके एक होता है बी सेल के द्वारा क्या करेगा, बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा और एपीसी किल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको क्या करेगा, मार देगा। या फिर इसके पास दूसरा तरीका होता है परफोरिन्स इंजाइम एपीसी किल्ड, परफोरिन्स इंजाइम में क्या करेगा ना कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको पूरा एकदम उसमें छेद कर देता है, ठीक है। छेद करने के बाद उसमें पानी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मर ही जाएगा। इसलिए इसके पास दो तरीका होता है, एक होता है कि एंटीबॉडी तैयार करके वो किल कर देगा, ठीक है, और नहीं तो टी साइटोटॉक्सिक परफोरिन के इंजाइम रिलीज करता है और उससे वो एपीसी को किल कर देता है, ठीक है। और ये जो MHC2 है इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर और इसमें रिसेप्टर होता है, क्या होता है CD4, कौन सा रिसेप्टर, CD4 ये वाला, और इसी के द्वारा सारा इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब आगे है टी किल्ड सेल या फिर इसी का और नाम है टी साइटोटॉक्सिक सेल। दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये जो रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, जैसे हम लोग किडनी लीवर किसी के बॉडी का किसी में अगर लगाते हैं तो उसमें ये क्या करता है, रिजेक्ट करने, अगर वो उस बॉडी के लिए सुटेबल नहीं, बॉडी में अगर नहीं लग पा रहा तो ये रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट पहले हम लोग को किसी भी जैसे लीवर है किडनी किसी भी अगले इंसान के बॉडी में अगर उसको लगाना है तो उसके लिए पहले हमको देखना पड़ता है क्या कि उसका मैच करवाना पड़ता है RBC, क्या मैच पहला जो होगा मैच करवाने के लिए वो क्या हो जाएगा कि मतलब ये जो लीवर मान लीजिए तो वो अगले इंसान में सेट करेगा कि नहीं, वो देखने के लिए पहले हमको चाहिए क्या, RBC, ठीक है। RBC मतलब ब्लड ग्रुप जो मैच करना चाहिए। और जो दूसरा है, दूसरा क्या है, MHC, ठीक है, क्या होगा MHC, याद रखना ये दोनों मैच करता है तभी जाके वो रिजेक्ट नहीं करेगा, फिर वो हम लोग के बॉडी में सेट हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर जो बीमार है कोई भी इंसान और उसका लीवर ख़राब हो गया है तो उसको हटा के दूसरा लीवर सेट करने के लिए ये दोनों चीज़ मैच करवाना है पहले हमको, RBC और MHC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है APC और यहाँ पे TC सेल और यही एंटीजन है और ये जो है वहाँ MHC2 था, ये जो है क्या है MHC1 है, ठीक है, MHC1 है। यहाँ CD8 रिसेप्टर है, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र करेगा जो पैथोजेन है उसको किल करने के लिए। तो इसमें जो TC सेल है ना वो कैसे किल करेगा,
गोइंग टू इसमें परफोरेंस एंड ग्रेंजाइम्स, एक तो है कि लाइसिस ऑफ सेल क्या करेगा कि उसमें छेद करके पूरा पानी अंदर चला जाएगा और उसको वो जो पैथोजन एपीसी है जो किल्ड हो जाएगा, ठीक है, वो मर जाएगा। और इसके पास दूसरा रहता है ना कि ग्रेंजाइम मतलब बोलता है ना कि तुम खुद मर जाओ। एपोप्टोसिस मतलब कि अगर मतलब वो नहीं मारना चाहता तो वो पहले उसको बोल देता कि अगर तुमको खुद मारना हो तो खुद मर जाओ, ठीक है। वरना इसके पास तरीका है परफोरेंस, वो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद कर देगा और फिर वो मर जाएगा। तो इसके पास दो तरीका होता है, अब जिस भी तरीके से वो मर जाए, ठीक है। तो इसमें पूरा हम आपको ये बता दिए, इसको पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा। और एनसीईआरटी का तो सारा लाइन हो गया, लेकिन एक बार हम एनसीईआरटी के लाइन को भी पढ़ देते। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सारा लिखा हुआ, बस इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सारा आपको बता दिए। यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग और अंडरटेकिंग बाय ग्राफ्टिंग एंड ट्रांसप्लेशन, ये सब करने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करवा लेना है सारा चीज़, उसके बाद ही हम लोग को करना। और इसमें दिया हुआ इम्यूनो सप्रेसेंट, तो हमारे बॉडी में मतलब कि दो इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ठीक है। एक का नाम है, इसमें एक होता है ट्राइकोडर्मल पॉलीस्पोरम, ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप लोग, ट्राइकोडर्मल, ठीक है, ट्राइकोडर्मल पॉलीस्पोरम। और दूसरा होता है क्या, कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। दो इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ठीक है। तो इसमें पूरा हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का पहले तक मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरा ख़त्म कर दिए हैं, और अगले वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये तो वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।